मुबारकबाद देते हैं आपकी आज दूसरी ये जो द विंड विदाउट रेन इसका जो सेकंड एडिशन रिलीज़ हुआ, और हम सभी मेहमानों से दरख्वास्त करते हैं कि इस किताब को हम पढ़ेंगे और अपनी नॉलेज में कुछ और एडिशन होंगे इंशाल्लाह। तो वहीं बे पेपर आफाक सबन किताब लिखम यथ नाव कल्चर क्या गो, किताब नाव कल्चर क्या गो तनकीदी मजामीन किताब पे परन पेपर डॉक्टर राफिया वली जी तो दरखास्त कर पेपर कल्चर क्या गो। साहिब सदर की इजाज़त से और मुसन्निफ़ की इजाज़त से मैं अपने इस तहकीकी मकाला छोटा सा लिखा लंबा है लेकिन चूँकि इख्तिसार चाहिए और इख्तिसार से ही मैं काम लेती हूँ ताकि आपकी समात भी गरां कदर ना हो और मेरे अल्फाज भी आप तक पहुँच जाए। कल्चर क्या गो इस किताब नाम मोहतरम रशीद आफाक साहब की शहर आफाक ये किताब हो तो सकती थी लेकिन बहस-ए-कारी हो तो सकती थी लेकिन बहस-ए-कारी मैं खुद भी एतराफ़ करती हूँ कि ये किताब बड़ी देर से मिली। वजूहात जो भी रहे हों लेकिन एक बात तो ज़रूर समझ में आई कि हम असर मुकाबिल हो तो अच्छा है, हम असर मुकाबिल हो तो अच्छा है मगर हम असर मुतासिब ना हो, वरना इस तरह की किताबें पढ़ने से रह जाती हैं। कल्चर क्या है? तहजीब, तमद्दुन या जिसको अंग्रेजी में आप सिविलाइजेशन कहते हैं। मैं एक मिनट चुप हो जाती हूँ, मैं पेशे से एक फिक्शन निगार हूँ, मुझे बीच में बात खलती है। आपको जो भी बात करनी है आप करें, मैं दोबारा से फिर शुरू अच्छा नहीं लगता है मुझे खलती है बात बीच में, बिल्कुल मुझे इवन कि मुझे अगर हिल जाए मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। आप बात करें उसके बाद मैं शुरू करूँ, मैं हिल जाती हूँ। अब मैं एक मिनट और देती हूँ, अगर आपको बात करनी हो तो प्लीज करें। उसके बाद आप ध्यान दें और अच्छा ना लग रहा हो तो आप बाहर जा सकते हैं। कल्चर क्या गो एक किताब है जो उन्वान आपके सामने है। ये मोहतरम रशीद आफाक साहब की किताब है। ये किताब शोहरे आफाक किताब हो सकती थी लेकिन बहस-ए-कारी मैं खुद भी ये एतराफ़ करती हूँ कि ये किताब बड़ी देर से मिली। वजूहात जो भी रहे हों लेकिन एक बात तो ज़रूर समझ में आई कि हम असर मुकाबिल हों तो अच्छा है मगर हम असर मुतासिब ना हो, वरना इस तरह की किताबें पढ़ने से रह जाती हैं। कल्चर क्या है? तहजीब, तमद्दुन या जिसको अंग्रेजी में आप सिविलाइजेशन कहते हैं, ये अलग और जुदागाना चीज़ है। कल्चर हमारे यहाँ सकाफत के नाम से मुस्तामिल है जो बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, बल्कि इसे तहजीब और तमद्दुन के साथ खलत मलत कर दिया जाता है। कल्चर जिसके लिए उर्दू में सकाफत का लफ्ज़ मौजू है, सकाफत अरबी लफ्ज़ है जिससे मुराद किसी कौम या तबके की तहजीब है। इस तरह जामे तारीफ इस तरह की जा सकती है कि सकाफत इक्तिसाबी, इरादी या शोरी तर्ज अमल का नाम है। इक्तिसाबी तर्ज अमल में हमारी वो तमाम आदात, अफ़ाल, ख़यालात, रसूम, इक़दार शामिल हैं जिनको हम मुनज़्ज़म मुआशरे या ख़ानदान के रुकन की हैसियत से अजीज़ रखते हैं। ताहम कोई भी जामे या मान्य तारीफ़ हतमी नहीं कही जा सकती। अब इस सूरत में रशीद आफाक साहब की किताब का जायज़ा लें तो पढ़कर ये तस्कीन मिलती है कि हमारे यहाँ लिखी जाने वाली ये किताब तो इस तरह की तहकीक के लिए बुनियादी माखज़ की हैसियत रखती है। मगर बात वही है कि आफाक साहब शायद खुद भी इस्तिग़ना की कैफियत में थे जब ही इतनी अच्छी किताब का अगर रस्म रोनमाई गिरां कदर हाथों से हुआ था तो इस किताब का हक भी बनता था कि इस पर तहकीकी मज़ामीन लिखे जा सके, कॉलेजों और स्कूलों की लाइब्रेरियों में इसका हिस्सा भी पढ़ा जा सके। ये मेरी वो कैफियत थी जो मुताले के दौरान महसूस हुई। यकीन माने जिस वक्त आप इस किताब का मुताला करेंगे आपको भी इस तरह के ख्यालात से गुजरना पड़ेगा। किताब का इंतसाब उन्होंने, गौर से सुनिएगा, किताब का इंतसाब उन्होंने अपने ताया अबू मरहूम हाजी अली महमूद कुल्लू साहब के नाम किया है और यही इनके मुतमद्दिन होने की मिसाल है। वरना हमारे यहाँ तो चचाओं तायाओं को विरासती तकसीम में इनाद के इंतसाब ही मिलते। पेश लफ्ज़ में साहिब किताब तफसील में बह गए हैं जिसके लिए एक अलग से किताब का तकाजा कारी महसूस करता है। ये तवाला थोड़ी खटकती है
اس کے بعد مضمون ہے رہنما، تصوف تاریخ، آزاد منظر نگاری، جلوۃ زبور، محی الدین گوہر، کلچر کیا گو. یعنی کتاب کے عنوان پر وہ 5 ابواب کے بعد تشریف آور ہوتے ہیں جو کہ کھلتا ہے. شاید اسی فہرست کی بنیاد پر کتاب کے تئیں دلچسپی تھم سی جاتی ہے. حالانکہ اگر بغور مطالعہ کریں تو اوپر کے 5 باب کہیں نہ کہیں ثقافت سے ہی ملحق ہے، مگر ترتیب اگر کلچر والے عنوان سے شروع ہوتی تو زیادہ پر اثر ہوتا. مگر بقول آفاق صاحب انسان سن زندگی کشمکشچ اک انتھروس عمل، اس لیے وہ اپنے رہنما شیخ نور الدین ولی کے نقش قدم پر رواں دواں بغیر کسی صلہ و انعام کے اپنی بات سند اور تحقیق کے ساتھ کرتے ہوئے اپنے مضمون رہنما میں شیخ نور الدین کی زندگی، ان کی ترجیحات اور دین کے فروغ اور ذات پات کی نفی میں ان کے رول پر خوب عمدہ لکھتے ہیں. تصوف تاریخ قابل دید مضمون ہے. تصوف اور اس کے منہاج و مزاج سے تعلق رکھنے والوں کے لیے سطر قابل دید ہے. اس باب میں انہوں نے مطالعہ تصوف ڈاکٹر غلام قادر لون کی تصنیف کا حوالہ بھی دیا ہے اور اپنی رائے بھی رکھی ہے. شاعری سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اس کتاب میں 3 معتبر شاعروں پر ابواب باندھے گئے ہیں. راہی صاحب کی نظم مجھے ذاتی طور پر پسند آئی اور اس پر آفاق صاحب کا تجزیہ کمال است. اس کے بعد کلچر کی بات کریں تو کلچر کی تعریف میں نے شروع میں جو بیان کی تھی اسی سے میل کھاتی ہوئی آفاق صاحب نے بہت خوبی سے کلچر کو ان الفاظ میں پرویا ہے کہ کلچر گوسو اخ مشترک سوچ یس کُنہِ سماج کٮ۪ن لُکن سۭتۍ رٔلِتھ مِلِتھ ہیٚچھنہٕ چھِ یِوان تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ یہِ باڑو کڑان. یہ یہے مشترکہ سوچ یس أکِس کلچرس بیٚکِس کلچرس نش بیون چھ کران. کلچر چھُنہٕ زانٛہہ تہِ مکمل گژھان بلکہ چھ بدلہٕ وُنین حالاتن سۭتۍ پھانٛپھلان تہٕ برونٛہہ پکان. صفحہ 81 کلچر کیا گو. آفاق صاحب نے مشرق سے لے کر مغرب تک کے مفکرین کا مطالعہ بڑی باریک بینی سے کیا ہے جس کا اثر ان کے مضامین پر بھی بخوبی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہاں میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں، جو انہوں نے پہلا مقالہ پڑھا تھا جنہوں نے، ان کے مضمون پر بخوبی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد وہ اپنی مٹی سے جڑ کر کشمیری کلچر کی بات واضح اور مدلل انداز میں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ بغیر لگی لپٹی کے کہتے ہیں کہ انسان سن سماجی زندگی ہند چوکش کلچر. کشمیر زبان تو انگریزی زبان عنوان کے تحت زبان اور قواعد کے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اچھا مضمون ہے. رد تشکیل تو کشمیر شاعری جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا تھا. رد تشکیل ایک فلسفیانہ اور تنقیدی نظریہ ہے جو کسی بھی متن، خیال یا تصور کی ساخت اور معنی کو چیلنج کرتا ہے. یہ کسی بھی چیز کو ایک مکمل اور حتمی حیثیت دینے کے بجائے اس کے اندر موجود تضادات اور متضاد معنوں کو ظاہر کراتا ہے. رد تشکیل کا مقصد کسی بھی چیز کے بارے میں روایتی یا طے شدہ نظریات کو توڑنا اور نئے معنی اور تشریحات کی گنجائش پیدا کرنا ہے. شکریہ سر. ماں بعد جدیدیت کے بعد جہاں شاعری میں اس رجحان کا کافی عمل دخل رہا ہے، تاہم متن کی تشکیل اثر نو بھی کی جا رہی ہے. اس گہرے فلسفے پر آفاق صاحب کی آفاقی نظریے کی داد دینی ہوگی کہ یہاں بھی انہوں نے مغرب سے مشرق اور پھر اپنی زمین سے جڑے شاعروں کا بخوبی مطالعہ کرتے ہوئے جا بجا اپنی رائے رکھی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ رد تشکیل چھن صرف نظام مراتبس پھر تھر کرو. یہ اخ تحقیقی عمل اور یقیناً عمیق مطالعے کے بعد ہی اس نوعیت کے مضامین لکھے جا سکتے ہیں. شیخ العالم کے ایک خوبصورت شعر کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر اور پھر جوڑ کر انہوں نے خوبصورت مثال انہی کے شعر کے ذریعے اس طرح دی ہے. یت میچی تت میچی میچی کرزم گلزار. اقبال میچی کرزم گلزار. اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے آفاق صاحب کی کافی انسیت رکھتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ کتاب کی معنویت میں اضافے کے لیے انہوں نے فلسفہ تقدیر تو اقبال کا نامی مضمون لکھ کر عقیدت کا اعتراف بھی کیا ہے اور جا بجا ان کے اشعار بھی کوٹ کیے ہیں. رحیم صاحب سوپوری پر خوبصورت باب باندھا ہے جس میں رحیم صاحب کی حیات، فکر و فن اور ان کی شاعرانہ قد پر بھی بخوبی لکھا ہے جو ذوق جمال اور تشنگی علم کو ہوا دیتا ہے. آخری باب
तहजीबन होंस ठल ठल बखूबी तहजीब और सकाफत को एक जुदागाना रविश दी है, और यही इस किताब का कमाल है। उन्होंने मिस्र, ईरान, अफगान और फिर मगरब की यलगार का हुस्न खूबी से जिक्र किया है। फिर वो अपनी ज़मीन से जुड़ के यहाँ की ज़मीनी हालात और दो मुल्कों की रसाकशी पर भी बात करते हुए कारी के जहन के दरीचों को बखूबी वाह करते हैं, और इस चीज़ में वो कामयाब भी हो जाते हैं। मेरे ख्याल से एक उम्दा मुसन्निफ और मुहक्किक की यही खूबी इसको मुनफरिद बनाती है कि वो गैर जानिबदाराना रवैया अपनाते हुए अपने फैसले को कारी पर सब्त नहीं करते, बल्कि कारी को आज़ाद छोड़ते हैं। रशीद साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि वो बेलाग मुहक्किक और नुक्तादान नुकात के तौर पर इस किताब में अपनी भरपूर छाप छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। शुक्रिया राफिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। अब ऑडियंस से दरख्वास्त है कि अगर कोई सवाल है तो आप राफिया जी से पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर था। राफिया जी को ऑलरेडी बहुत तजुर्बा है फिक्शन का, तो इन्होंने अच्छी तरह से किताब को देखा था। मैंने भी आफाक साहब की ये किताब बहुत पहले पढ़ी हुई है। कल्चर के बुनियादी नुकात की जिस तरह इन्होंने वजाहत की है, तो थोड़ा बहुत उसमें तशनगी रह गई, लेकिन जब सेशन थोड़ा बड़ा होगा, टाइम इनको मिलेगा, तो मुझे लगता है कि उसको अच्छी तरह से वजाहत की जा सकती है। सब हम कल्चर और तहजीब से ही जुड़े हुए लोग हैं। हर एक का सोचने का अपना अपना अंदाज़ होता है, लेवल होती है। शहनाज साहब ने जो ये किताब लिखी थी, तो उस वक्त मुझे लगा था कि शायद कश्मीरी में, मतलब हमारे यहाँ पहली किताब थी ये जो इस टॉपिक पर थी, कल्चर, सिर्फ कल्चर के टॉपिक पर। तो मुझे उस दिन लगा था कि हाँ, बाकी मैंने दूसरी किताब अभी तक नहीं देखी है, सिर्फ कल्चर की वजाहत पर, कल्चर के। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज फिर इस किताब की बाज़गश्त यहाँ पर हुई है। आई होप कि सब ये किताब पढ़ेंगे, फिर अच्छी तरह से इस किताब का जायज़ा लेंगे। शहनाज साहब ने शायद नहीं देखी होगी ये किताब, नहीं देखी होगी, तो उसमें भी ये आफाक साहब का अप्रोच ज़्यादातर ये और अंग्रेज़ी सतह लेवल पर इन्होंने इंग्लिश राइटर्स को ही ज़्यादा टच किया है, उसमें भी उन्होंने उसी चीज़ की वजाहत की। ये भी हकीकत है कि बहुत सी चीज़ें, जैसा कि शहनाज साहब ने कहा और माजिद साहब ने एतराफ़ किया इस बात का कि मुझे वो पता नहीं थे। मुमकिन है कि हमारे यहाँ वो चीज़ें हों, लेकिन हमें पता नहीं है। इसी तरह आफाक साहब ने जो कल्चर का टॉपिक छेड़ा है, तहजीब का, तमद्दुन का, कश्मीर में या कश्मीरी में या उर्दू में, हमारे यहाँ उर्दू में बहुत है, लेकिन कश्मीरी में अभी उस पर इतना लिटरेचर मौजूद नहीं था कि इस टॉपिक की ज़्यादा वजाहत की जा सके। ये एक बात है, इसलिए फर्स्ट मतलब ये कंट्रीब्यूशन है आफाक साहब का। लेकिन इसमें मैं भी यही बता दूंगा कि किताब को कभी किताब मुसन्निफ को मशहूर कर देती है, कभी मुसन्निफ के हवाले से किताब चलती है। किताब बहुत बढ़िया है, लेकिन इस पर भी आफाक साहब की शख्सियत ही बैठ गई कि दूर बैठे हैं। अगर शायद ये यूनिवर्सिटी में उस्ताद होते या किसी बड़े इदारे में होते वहाँ पर, तो या उनको मौका में, तो इस किताब की बड़ी धूम होती, ये भी दूसरी किताबों की तरफ मशहूर हुए होते। हमारी सिर्फ